सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो, इस हिंदी साहित्य कुंज पर हिंदी से संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। एमए फाइनल की कक्षा के लिए ये वीडियो आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि, इसी सीरीज में तीन या चार वीडियो पहले आ चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि हो चुकी है, अभी आचार्य शुक्ल की है। इसके तुरंत बाद आचार्य रामविलास शर्मा और नगेंद्र जी की आलोचनात्मक दृष्टि आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप विषय के ऊपर चलते हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट आलोचकों तथा समीक्षकों के प्रयासों से हिंदी साहित्य आज विश्व के श्रेष्ठ साहित्य में गिना जाता है। वही साहित्य में उच्च कोटि के साहित्य सर्जन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है तथा साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं भी विकसित हो रही है। उन्हीं आलोचकों में से एक नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि मूर्धन्य विद्वान होने के साथ साथ स्वतंत्र चिंतक हैं एवं विश्लेषक हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य शास्त्र का ज्ञान था उन्हें तथा अपने स्वतंत्र चिंतन के कारण ही हिंदी आलोचना की दिशा उन्होंने प्रदान की है। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। समकालीन आलोचकों के लिए केवल पथ प्रदर्शक का कार्य पथ प्रदर्शन ही नहीं किया, अपितु आलोचना के स्तर को भी उन्होंने उन्नत करके उसे गरिमापूर्ण बना दिया है। रस मीमांसा और रस चिंतामणि के दो भाग हैं, चिंतामणि 1 और चिंतामणि 2। उनकी प्रसिद्धि की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। चिंतामणि में उन्होंने काव्यशास्त्र पर आधारित अलंकार, साधारणीकरण, काव्य में रसात्मक एवं रस निष्पत्ति इत्यादि विषयों पर गंभीर और सारगर्भित विवेचन किया है। उन्होंने तुलसीदास में व्यावहारिक तथा व्याख्यात्मक आलोचना तथा जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में क्रमशः जायसी और सूरदास के काव्य पक्ष का सुंदर उद्घाटन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूल रूप से रसवादी आलोचक माने जाते हैं। उन्हें सजग ऐतिहासिक चेतना, सूक्ष्म उद्भावना शक्ति तथा तीव्र समीक्षक दृष्टि के द्वारा परंपरा के वर्तमान कालीन प्रवाहमान सूत्रों को ग्रहण करके भारतीय काव्यशास्त्र का युग की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरूप नवीन पदावली में वैज्ञानिक विवेचन किया है। हिंदी को सर्वप्रथम मौलिक काव्यशास्त्र से साक्षात्कार करवाया है। अपने प्रतिपादित समीक्षा सिद्धांतों द्वारा समीक्षा को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को निम्न से शीर्षकों के माध्यम से विभाजित किया जा सकता है। दो चीज़ों में हम बांट सकते हैं, आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा और आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक समीक्षा। ऊपर जो पहरा है वो पूरे क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी है। बहुत कुछ जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल गई है। दो प्रकार की आलोचनाओं की बात यहाँ पर की, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक। अब बात आएगी सैद्धांतिक में कौन से, ये पूरा लिखूंगी तो मैं इसी पे आ जाएगा। ये सैद्धांतिक ऐसे बढ़ा देती हूँ और व्यवहारिक। अब इसके अंदर कौन सी रचनाएं आएंगी, इसके अंदर रस मीमांसा तथा चिंतामणि। जिसमें से 1 और 2 भाग दोनों ये सैद्धांतिक के अंतर्गत आएंगी और व्यवहारिक जो आलोचना है उसके अंदर तुलसीदास, सूरदास और
जैसी पर किए गए आलोचनात्मक ग्रंथों की बात होगी। आइए इसे विस्तृत रूप से देख लेते हैं। सैद्धांतिक में पॉइंटों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन शीर्षकों के अंतर्गत हम चीज़ों को रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला देखिए, रस तथा, देखो पहले बता चुके हैं, इन्हें रसवादी आलोचक कहा जाता है। रस तथा रसानुभूति, रस का स्वरूप कौन सा था, साधारणीकरण, और इनके विचार क्या हैं, काव्य आनंद तथा उनके सोपान, कल्पना एवं सौंदर्य, प्रकृति चित्रण और रीति निरूपण, वक्रोक्ति निरूपण। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। रस तथा रसानुभूति, आचार्य शुक्ल हिंदी के साथ साथ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक के सभी आचार्यों विद्वानों के रस संबंधी विचारों का गहन अध्ययन किया है और अपनी सरलतम रस संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने रस सिद्धांत को सामाजिकता तथा कर्मठता से जोड़ करके उसे प्रवृत्ति मार्ग का सिद्धांत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी परिभाषा आती है ये, हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता लोक सत्ता में लीन होने की दशा में रस दशा कहलाती है, उसे हम भावायोग भी कहते हैं। इसी कर्म योग तथा ज्ञान योग का जो सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण उसको मानते हैं। उसमें रस के विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव तथा स्थायी भाव। देखिए आप, जब रस का हम टॉपिक कर चुके हैं, बता दिया मैंने, ये रसवादी हैं। रस के 4 मुख्य तत्व होते हैं। स्थायी भाव जो कि परमानेंट होता है, हमेशा से, पहले इनकी संख्या 9 थी, अब 11। दूसरा होता है विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण, किस कारण से रस की जो है उत्पत्ति हुई है। इसमें आश्रय और आलंबन 2 भागों में बट जाता है। तीसरा को हम कहते हैं अनुभाव, जिसमें हमारा शरीर जो प्रतिक्रियाएं करता है उसको हम अनुभाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है और वो ऐसे भाव होते हैं जो आ जाते हैं और चले जाते हैं। स्थायी भाव इत्यादि पर सूक्ष्मता से विचार किया है और रस संबंधी कुछ नई उद्भावनाएं भी प्रस्तुत की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रसवादी मैंने पहले बता दिया है। अब रस के स्वरूप की बात करते हैं। इससे पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि रस और रसानुभूति होती क्या है। इसके बाद हम रस के स्वरूप की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनुभूति को लौकिक मानते हैं तथा प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने रस की अनुभूति अलौकिक व ब्रह्मानंद सहोदर माना है, जिससे शुक्ल मात्र औपचारिकता ही मानते हैं। जो रस का संबंध है वो अलौकिकता से न होकर सीधे रूप से लौकिक अनुभवों से है। ये महत्वपूर्ण है और बहुत बार नेट की परीक्षाओं में ये तथ्यात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये ज़रूर आती है। आप इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। साधारणीकरण पर उनके क्या विचार हैं। आचार्य शुक्ल ने रस निरूपण के विवेचन को जनसाधारण तथा रस निरूपण तथा रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य किया है। उनके अनुसार जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं
लाया जाता कि वो सामान्यतः सबके लिए उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती है। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। इसी लोक में हृदय में लीन होने की दशा का नाम ही साधारणीकरण है। उसके अनुसार कवि वह जिसके लोक हृदय की प्रवाह होती है, वह लोक सामान्य के अवलंबनों को सफल विधान करता है। काव्य आनंद अगला जो मुख्य बिंदु है, काव्य आनंद और उसके सोपान। आचार्य शुक्ल काव्य आनंद को लौकिक मानते हैं और लोक मंगल की संज्ञा भी देते हैं। इस आनंद की अवस्था उन्हें दो वर्गों में बांट देती है, लोक मंगल की साधनात्मक अवस्था और सिद्धात्मक अवस्था। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस है, रामचरितमानस को लोक मंगल का काव्य स्वीकार किया है। सूरदास साहित्य को दूसरे वर्ग में रखा क्योंकि ऐसे काव्य में प्राय प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, अगर लोक मंगल की भावना अगर पूछी जाए तो आप नोट कर सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखित अवधी भाषा में लिखी हुई है। सूर साहित्य जो है वो दूसरे वर्ग में लिखा जाता है और प्रेम तत्व की प्रधानता उसके अंतर्गत है। उसके अनुसार जिस काव्य में जीवन की चुनौतीपूर्ण चित्रण हो, भीषणता के साथ मनोहारता, कटुता के साथ माधुर्य, प्रचंडता के साथ आर्द्रता आदि का समागम हुआ है, वही लोक मंगल काव्य है। उनके अनुसार काव्य कला का दूसरी रमणीयता इन दोनों पक्षों का समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई देती है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, कल्पना और सौंदर्य। आचार्य शुक्ल ने सौंदर्य और उनकी जो कल्पना है वस्तुवादी, लौकिक और जीवन के प्रत्यक्ष संबंध मानकर ही सामाजिक भूमि पर उसे प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। उनके काव्य में न केवल रूप तथा सुंदर दो रूप होते हैं। शुक्ल जी ने कल्पना को काव्य का महत्वपूर्ण अंग माना है, परंतु यह काव्य का साधन नहीं है। वे कहते हैं कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई हुई व्यापार योजना को कवि श्रोता तथा अंत साक्षात्कार द्वारा बोध करवाता है। उन्होंने कल्पना के दो प्रकार की मानी है, ग्राहक या ग्राह्य कल्पना और विधायक कल्पना। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी उनका जो वर्णन है वो शानदार रहा है। आचार्य शुक्ल ने प्रकृति संबंधी विचार भी उनके मौलिक है। उनका मानना है कि वाक्य में प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने आलंबन रूप और उद्दीपन रूप यानी प्रकृति के दोनों रूप उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने काव्य में प्रकृति के दोनों रूपों के भाव, कोमल तथा रौद्र दोनों रूपों को स्वीकार किया है। प्रकृति को ही विश्व काव्य मानते हुए वे कहते हैं कि ये सभी विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं हैं। रीति निरूपण की बात अगर करें, आचार्य शुक्ल की रीति निरूपण वामन से भिन्न है। उनके विचार आनंदवर्धन और पाश्चात्य विद्वान वाल्टर पेंटर से प्रभावित है। उन्होंने बुद्धि तत्व तथा आत्मा तत्व का समन्वय किया है, रीति तत्व का निरूपण किया है। उन्होंने रीति निरूपण में रीति के केवल भाषा तत्व का ही विवेचन किया है। वक्रोक्ति निरूपण की बात करें तो शुक्ल ने चिंतामणि 1 में काव्य में वक्रोक्ति और चमत्कार को अनिवार्य तत्व माना है। चमत्कार से हमारा अभिप्राय उक्ति में चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषताएं, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्यों की वक्रता, वचन भंगी तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तथा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंधों की अनहोनी या जो दूसरी रूढ़ कल्पनाएं होती हैं वो बातें आती हैं। उन्होंने उक्ति वैचित्र्य का जो है विरोध किया है। आइए व्यवहारिक आलोचना की बात कर लेते हैं। शुक्ल जी ने सैद्धांतिक आलोचना पर ज़्यादा
समन्वय की बात उन्होंने की है। व्यवहारिक आलोचना में सामंजस्य स्थापित किया है। व्यवहारिक आलोचना उनके ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखी गई थी, जैसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार में स्पष्ट दिखाई देती है। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए: कवियों पर लिखी समीक्षाएं और काव्य धारा पर लिखी समीक्षाएं। शुक्ल जी ने अपने समय के श्रेष्ठ कवियों पर अपनी व्यवहारिक समीक्षा की है। जैसे आप जान ही चुके हो, उन्होंने तुलसीदास, सूरदास और जयसी के ऊपर, तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं, रामचरितमानस प्रिय ग्रंथ है। सूरदास काव्य में भी उन्होंने प्रशंसा की है, परंतु सामाजिक, नैतिक आदि कारणों से वे सूरदास के प्रति कठोर प्रतीत होते हैं। छायावाद, रहस्यवादी इनकी व्यवहारिक समीक्षा का सुंदर उदाहरण है। निष्कर्ष के स्वरूप मैं आपको कहना चाहूँगी कि शुक्ल जी की आलोचना दूसरों के लिए आदर्श है। वे प्रत्येक विषय पर अधिकार के साथ विवेचन करते हैं तथा उनकी आलोचना पद्धति प्रवृत्ति आलोचकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। उन्होंने जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर उन्होंने गहन चिंतन किया है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी की आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब रहा सवाल एक प्रश्नोत्तरी का, तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप इसका सर्च करके आंसर जरूर देंगे। शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? आप लिख सकते हैं, शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत कौन कौन से उनकी लिखी आलोचनाएं आती हैं। धन्यवाद, बने रहिए।